So hello everyone, welcome to the next part of quadratic equation. एक्चुअली सॉरी फॉर दिस, मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ सेकंड पार्ट की। बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था जिसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, सो सेकंड पार्ट में हम ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम बेस्ड है सारे। आप खुद ही दे सकते हो 2021 टू और ये 2025 और ये भी है। सारे एग्ज़ाम बेस मैंने पिक करे हैं यहाँ पर, जो कि डायरेक्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो इनको करने से पहले एक क्वेश्चन बस करेंगे हम, जो पिछली क्लास में मैं कराना चाहता था बट टाइम इशू के चक्कर में मैं करा नहीं पाया था। इसमें आप 17th क्वेश्चन जो देखोगे, इसमें बोला गया है 9x² माइनस 6b² माइनस a4 माइनस b4 यानी b⁴ इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है। अब इसे हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मेनली ज़्यादातर चांस है कि ये स्टैंडर्ड वालों में आ सकता है, बेसिक वालों में इतना टफ क्वेश्चन नहीं देंगे वो। अब इसमें अगर आप फैक्टराइजेशन लगाते हो तो फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम इसमें से वैल्यू कंपेयर करें इसको, अब देखो इसमें ऑलरेडी b और a यूज़ हो रहा है, तो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, तो वैसे रख के करेंगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो हम इसको px² + qx + r = 0 से कंपेयर करेंगे, और जो फॉर्मूला बनाया था क्वाड्रेटिक वाला वो इसी के हिसाब से बना लेंगे। तो अब देखो, अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे p की वैल्यू हमें कंपेयर करने पे 9 मिलेगी। ठीक है, और q की वैल्यू अगर हम निकालें कंपेयर करने पर हमें ये यानी -6b² मिलेगा। और लास्ट r की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो तो ये पूरा आ रहा है, यानी r की जो वैल्यू है -a⁴ माइनस b⁴, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके अब वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि देखोगे अगर तो इसमें नंबर नहीं है तो फैक्टराइजेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो याद रखना, इसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है यानी d, देन x की वैल्यू निकाला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर d निकालें तो d का फार्मूला हमने पढ़ा था b², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q² माइनस 4ac पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × p × r। अब वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो q² यानी -6b² का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 × p, तो p की वैल्यू यहाँ पे 9 है, याद रखना 9 लिखा हुआ है ये, आप इसको q मत समझ लेना, इनटू c, तो c यहाँ पर है हमारे पास -a⁴ माइनस b⁴ ब्रैकेट क्लोज, ये है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बचेगा 36b⁴। अब यहाँ पे अगर 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दे और माइनस बाहर कर दे तो प्लस 36 बचेगा, और अंदर हमारे पास जो बचेगा a⁴ माइनस b⁴, ये बचेगा। ठीक, अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखो तो 36 कॉमन है। ठीक, तो 36 अगर कॉमन हम निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 36 जा चुका है तो बचेगा b⁴ प्लस ये भी 36 निकल चुका है तो खाली ये बचा है, तो यहाँ पे हम a⁴ माइनस b⁴ ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो b⁴ जो है एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो अगर सेम टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आएगी 36 × a⁴ बचेगी। अब देखो हम ये जानते हैं कि ये a की पावर ध्यान से देखोगे तो इवन है। अब पावर अगर इवन है तो नेगेटिव आंसर आने का सवाल ही नहीं उठता, तो यानी वो पॉजिटिव हो गया, और आगे भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है यानी 36। तो सिंपल इसका जो आंसर है ये तो फिक्स्ड है कि >0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब >0 जब आ रहा है तो हम ये जानते हैं कि जब भी d की वैल्यू >0 आता है तो उसमें हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये >0 जा रहा है इसका मतलब
ये x3 लिखा रहा हूँ, इसका मतलब वी विल गेट 2 डिफरेंट रियल रूट। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स हमें मिलेंगे, यानी x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब देखो तो हमारा d आ चुका है जो कि यहाँ पर है 36 e⁴। ठीक, तो अब हम x निकालेंगे। x का फॉर्मूला जो था वो था -b ± √d अपॉन 2a। तो यहाँ पर b की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, q। तो यहाँ पे आएगा हमारा -q ± √d अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे a की प्लेस पे हमने p यूज़ करा हुआ है इसमें। ठीक है, आई थिंक अब तक समझ गए होगे आप क्यों मैं इसमें a b c नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो है तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो q की वैल्यू जो है 9 है, सॉरी b होता है ना, हाँ। तो q की वैल्यू यहाँ पर जो है -6b² है। तो -1 बाहर है और यहाँ पे आ जाएगा -6b², ये आ गया अलग से, प्लस माइनस √d। तो d की वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पर 36 a⁴ अपॉन 2p। तो p अगर देखा जाए तो p हमारे पास है 9। अब इसको बस सॉल्व करना, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, यानी 6 आ जाएगा, 6b² प्लस माइनस 36 का रूट होता है 6, a⁴ है। तो 4 का जब रूट होगा तो सीधा 4 का हाफ करोगे तो a² बचेगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 × 9, या फिर एक काम करते हैं नीचे 2 × 9 ही रखते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है और 6 भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम ऊपर से पूरा 6 कॉमन निकाल दें तो अंदर बचेगा हमारे पास b² प्लस माइनस a²। ठीक है, और नीचे हमारे पास था 2 × 9। अब देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो बचा क्या हमारे पास फाइनल, b² प्लस माइनस a² अपॉन 3, ये बचा। अब बस हमें इसकी 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक वैल्यू जो निकलेगी मेरी प्लस में लिख लेगा b² प्लस a² अपॉन 3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जैसे तो मैं एक काम करूँगा, हैबिट होती है a² पहले लिखने की, तो a² प्लस b² अपॉन 3 लिख दूँगा, एक ही आंसर हो गया। दूसरा हमें नेगेटिव लिखना है, तो b² माइनस a² अपॉन 3 ये आएगा। अब चाहो तो इसमें आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के लिख लो, या तो ऐसे भी कर सकते, इसको लीव कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस a b माइनस a अपॉन 3। ठीक है, तो ये 2 फाइनल वैल्यूज़ है जो हमें यहाँ पर x की मिली, एक तो ये, ठीक है, और एक ये 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली है। और इसमें जो हमने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करा है, ध्यान रखना ना, एक ये था क्वाड्रेटिक के हिसाब से, ठीक, और एक ये वाली हमने याद रखना इसको एडजस्ट कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ABC ऑलरेडी था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा जो कि मुझे लग रहा है कहीं निकल सकता है तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, अब चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि आज हमें करने हैं स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तो स्टेटमेंट में देखेंगे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, देखो एज वाला मैंने चेक करा था 2020 तक एज वाला क्वेश्चन नहीं देखा मैंने कहीं। ठीक है, तो जितने मैंने पेपर देखे थे उसमें नहीं था, मे भी कहीं हो, तो वैसे तो कर ही लेते हो, मगर उसको बाद में शॉर्ट वीडियो के थ्रू करवा देंगे। अभी मेन क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 180। 2 पॉजिटिव नंबर्स है, उनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 180 आ रहा है। अब डिफरेंस अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो 2 पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ पे पिक करेंगे उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द ग्रेटर वन। तो यहाँ पे कह रहा है जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो ग्रेटर के 8 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो इसमें हम क्वाड्रेटिक अप्लाई कर रहे हो तो हम एक ही चीज़ लेट कर सकते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि पहले आप इसको थोड़ा रफली समझ लो। मान लो स्मॉलर को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ग्रेटर को लार्ज नंबर से डिनोट, मतलब एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा था, तो कॉमन सी बात है, अगर लार्जर का स्क्वायर में से स्मॉलर के स्क्वायर को हम घटा देंगे तो यहाँ पे 180 हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन के मुताबिक ये। ठीक, फिर दूसरा इसने ये बोला कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर, स्मॉलर का स्क्वायर इज़ यानी इक्वल 8 टाइम्स से ग्रेटर के, तो ग्रेटर नंबर हमारा एल था, इसके 8 टाइम्स के बराबर है स्मॉलर का स्क्वायर। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो इजी क्या लग रहा है हमें, एस को लेट करना ज़्यादा इजी लग रहा है एल को। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एल को अगर तुम लेट कर लेते हो ना तो एस निकाल पाना थोड़ा आसान है। तो लार्जर नंबर हम लेट कर लेंगे, उसके थ्रू स्मॉलर का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर के थ्रू ही इक्वेशन बन रही है आगे। ठीक है, तो लार्जर को लेट करेंगे, स्मॉलर का स्क्वायर लिख लेंगे डायरेक्टली, फिर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके जो एस की वैल्यू आएगी उसका हम रूट कर देंगे, यानी एक्स का 8 टाइम्स करके उसका रूट कर दोगे तो स्मॉलर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सर के ऊपर से गया होगा, इसको करके ही समझाता हूँ। तो ये तो क्लियर है कि हम लार्जर नंबर को इसमें लेट करेंगे। ठीक है, लेट द लार्जर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लार्जर पॉजिटिव नंबर, इसको हम मान लेंगे एक्स। सो स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अगर हम ले, तो यहाँ से क्लियर है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। तो लार्जर नंबर मेरा एक्स था, तो इसका मैं यहाँ पे 8 टाइम्स लिख लूँगा, यानी 8x। तो यहाँ से दो चीज़ मेरे पे क्लियर होगी कि लार्जर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मेरा 8x के बराबर है, ये मिल चुका। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, क्वेश्चन ने बोला था कि लार्जर का स्क्वायर स्मॉलर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो लार्जर का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर का 8x है माइनस 8x इक्वल्स टू 180 आ रहा है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। 180 इधर ट्रांसफर होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, रफली चेक करो। इसके आगे 1 है, ठीक है, ये नंबर है, तो इन दोनों को इंटू अगर करोगे तो -80 आपका प्रोडक्ट आ रहा है। अब पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, अगर -80 प्रोडक्ट है तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मतलब जिनका डिफरेंस करने पे -8 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। तो बड़ा हम नेगेटिव लेंगे और स्मॉलर हम पॉजिटिव लेंगे, ताकि प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और माइनस भी हो जाए नंबर। तो चेक करो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और उनका डिफरेंस ले तो हमारा 8 मिल जाए। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसका प्राइम फैक्टर कर लो, उससे आपको मिल जाएगा। 2 से करेंगे 90, फिर 45, अब 3 से जाएगा 15 एंड 15, फिर 3 से गया 5 एंड 5। अब ये सारे नंबर देखा जाए तो 180 के प्राइम फैक्टर सारे, यानी इन सबको इंटू करने पे 180 आएगा। तो इनमें से किन्हीं दो नंबर का ग्रुप बनाओ जिनको अगर आप जिनका आप डिफरेंस लो तो -8 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 9 × 2 हमारा आ जाएगा क्या 18, ठीक है, और 2 × 5 10 आ जाएगा। तो डिफरेंस करने पे हमारा ये मिल जाएगा और माइनस करने पे 8 मिल जाएगा। इसको मैंने इसीलिए समझा है कि जिनको ये करने में अभी भी इशू हो रहा है वो समझ जाए। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट ये समझाना थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल गए 18 और 10। ठीक, नेक्स्ट से मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको। तो यहाँ पर हम -8x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -18 + 10। अब इसके साथ x भी है तो दोनों के पीछे हमें x लगाना पड़ेगा। तो ये -18x + 10x -180 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, बस आप कॉमन ले लो। तो इसमें दोनों में x कॉमन है, x -18 बचेगा। और सेकेंड और फोर्थ टर्म का सिंबल देखा करो, तो सेकेंड और फोर्थ टर्म का सिंबल सेम है तो पीछे से प्लस ही कॉमन निकलेगा, और दोनों में 10 है तो 10 कॉमन निकाल दोगे तो x -18 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। देखोगे अगर सही से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ये दोनों अपने आप मतलब सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम दोबारा इनको कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास x -18 बचेगा, और इसमें से ये जा चुका तो बचा गया x, इस वाले में ये जा चुका है तो बचा गया 10 प्लस का। तो ये हो गया फैक्टर। अब बस वैल्यू निकाल दो। तो अगर हम एक बार
x माइनस 18 को 0 के बराबर रखें और एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर रखें, तो यहाँ से तो वैल्यू x इक्वल्स टू 18 मिल रही है और यहाँ से x की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 10 मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ है जहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स है और x हमारा लार्जर पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका तुम लिख दोगे यहाँ पर नॉट पॉसिबल। ख़त्म। अब तो x की वैल्यू अगर हमारी 18 आ रही है तो जो लार्जर नंबर था हमने x ही माना हुआ था तो वो 18 हो गया। अब जो स्मॉलर नंबर है वो कैसे निकालोगे? देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था 8x, तो हम इसका रूट कर देंगे अंडर रूट 8x, तो अंडर रूट 8 इंटू 18 आएगा हमारा। ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे करूँ 8 में से 2 निकाल के 18 को दे दूँ तो 8 बचेगा 4 और 18 हो जाएगा 36। और हम ये जानते हैं 4 का रूट होता है 2, 36 का जो रूट होता है वो होता है यहाँ पर 6, तो हमारा आंसर आएगा 12। तो स्मॉलर नंबर 12 है। अब रूट से जब नंबर निकलता है तो प्लस माइनस का होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा था, नेगेटिव वाला केस में यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर हमें 2 आंसर मिल गए, लार्जर हमारा 18 है एंड स्मॉलर जो है वो 12 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब बताया गया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर से उनका एरिया निकाल के अगर हम सम कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, एंड इफ़ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर उनके पेरीमीटर का सम निकालते हैं तो हमें 68 मीटर मिल रहा है। देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब इसको भी पहले बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो एक स्क्वायर मैं स्मॉलर बना लेता हूँ, चलो बना ही लेते हैं क्योंकि लार्जर स्मॉलर तो पता नहीं चलेगा, बट बना लेते हैं। एक स्क्वायर ये बना लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो इसके साइड को मैं ए लेट कर लूँ, इसके साइड को मैं बी लेट कर लूँ। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बन रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। इसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका होगा बी स्क्वायर, और दोनों का सम करने पे क्वेश्चन के हिसाब से 157 आ रहा है। ठीक है, ये तो पहली बन गई। दूसरा ये कह रहा है दोनों का पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो पहले का होगा 4a, दूसरे का होगा 4b, ये आ रहा है हमारा 68। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर लगाना है तो एक को यूज़ करेंगे, ताकि एक की अगर साइड लेट करें तो दूसरी की क्या माने, ये इसका सॉल्यूशन निकल जाए, और दूसरे को यूज़ करेंगे बनाने के लिए। तो पहले वाला तो ये बेस्ट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, इससे वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज कर लो पहले स्क्वायर का मैं ए ही रखना चाहूँ तो बी की सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या होगा, पहले तो 4 कॉमन निकाल ले अगर हम, तो 4 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और 68 को काट देगा, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 1717। ठीक है, अब बी की सब्स्टिट्यूशनल चाहिए तो 17 माइनस ए हमारी बी की सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर की साइड को मान लेंगे एक्स, जिससे बी मिल जाएगा दूसरी साइड का, दूसरे स्क्वायर का, और देन फिर हम इस वाले को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये रफ था पूरा। अब देखो इसको कैसे करना है। ठीक, तो लेट कर रहे हैं हम, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा x, मीटर में चल रहा है तो हम x मीटर लिखेंगे। फिर सो द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे हमने देखा था, तो 17 माइनस फर्स्ट स्क्वायर की साइड कर देंगे, तो 17 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड स्क्वायर का साइड आ गया। ठीक है, अब बस इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या था, दोनों के स्क्वायर, दोनों का मतलब एरिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, कितना आ रहा है 157 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या लिख लेगा हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 157। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूँगा, तो इसको सॉल्व करें अगर हम, 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स का ये रहेगा माइनस 2ab, तो 34 एक्स इक्वल्स टू 157 बचेगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे,
अगर, तो 2x² बचेगा माइनस 34x प्लस 289 था 57, 157 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x² माइनस 34x और इसको करा जाए तो प्लस 972 853 एंड 211 132 आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो सब में 2 कॉमन है, तो कैलकुलेशन टफ क्यों करें। 2 कॉमन अगर निकाल लेंगे सब में से तो यहाँ पे बचेगा -17x प्लस 66 और 2 दूसरी साइड जाके 0 होके ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 66 है, तो प्लस का 66 आ रहा है। तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको प्लस मल्टीप्लाई करने पे 66 आए और प्लस करने पे 17 आए। तो सिंपल है 11 और 6। ठीक है, और 17 नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा x² माइनस 11x। ठीक है, या एक काम करते हैं थोड़ा सा ईजी करने के लिए, पहले हम इसमें 6 लिखेंगे, -6x माइनस 11 प्लस 66 इक्वल्स टू 0। समझ गए होगे क्यों लिखा है मैंने। इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारा x कॉमन है, x माइनस 6 बचेगा। सेकंड वाले में सेकंड और फोर्थ टर्म का सिंबल अलग है, तो माइनस कॉमन लेंगे, साथ में 11 कॉमन लेंगे, तो ये x बचेगा और पॉजिटिव सिंबल पलट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 6 एक x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, 2 वैल्यू मिली। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ मैं इसका अगला। ठीक है, इसका इधर हो रहा है। तो x अगर हम निकाले एक साइड से x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा और एक आएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें ये जो मिल रहा है, एक प्लस का 6 मिल गया और एक प्लस का 11 मिल गया। अब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं बताया नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें अगर हम देखें तो वैन x इक्वल्स टू 6 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो साइड जो है, या सीधा लिख लो आप, जो हमने x माना था वो तो हमारा x मीटर आ जाएगा, और दूसरा जो सेकेंड स्क्वायर का साइड था यानी 17 माइनस x, वो हमारा आ जाएगा 17 माइनस 6 यानी 11 मीटर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा केस, जब हम x की वैल्यू 11 लेते हैं तो हमारा जो x है वो 11 मीटर आएगा, यानी पहले वाले स्क्वायर का फर्स्ट स्क्वायर की साइड 11 आएगी और सेकंड वाले स्क्वायर की जो साइड है वो 17 माइनस 11 यानी 6 मीटर आ जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन में डिफाइन नहीं था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज चल जाएंगी। ठीक है, देखा जाए तो आंसर दोनों ही आ रहा है, बस एक पहले एक बाद में आ रहा है। ठीक, तो पहले केस में ये आया, दूसरे केस में बस इसका दूसरा वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, साथ में प्रीवियस का भी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम अगर थर्ड वाले पार्ट पे आए स्टेटमेंट में, तो देखो अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये 2021 टू 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो ये ऑलमोस्ट जितने पीछे क्वेश्चन करे उन्हीं की तरह है दोनों, मतलब 2 हमने जो पीछे क्वेश्चन करे थे। तो इसे मैं रफली समझा दूंगा, इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर का सम करने पे 34 आ रहा है, और अगर 3 सब्ट्रैक्ट करा जाए एक में से और 2 ऐड करा जाए अगर दूसरे वाले में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 260 आएगा। मान लो जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ ए अभी के लिए समझाने के लिए, एंड जो सेकंड नंबर है उसको पिक कर ले रहा हूँ बी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाए तो दोनों का सम यानी ए प्लस बी करने पर 34 आ रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कह रहा है अगर पहले वाले में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और दूसरे वाले में से 2 ऐड कर दिया जाए, मतलब दूसरे वाले में 2 ऐड कर दिया जाए और दोनों का प्रोडक्ट करा जाए, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा। दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमें यहाँ पे 260 मिलेगा। तो सिंपल पता चल रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे, इससे हम सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर इसमें मैं ए को एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो बी की क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ,
34 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 34 माइनस ए की जगह पे एक्स हो गया। तो हम यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर को एक्स मान लेंगे, तो उससे हमारा सेकेंड नंबर मिल जाएगा क्या 34 माइनस एक्स मिल गया। अब यही चीज़ आप इक्वेशन में जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इसमें पुट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ए की जगह पे एक्स आएगा तो एक्स माइनस 3, एंड बी की जगह पे 34 माइनस एक्स आ रहा है, 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 260 ये आएगा। बस इसको थोड़ा सा सिंपल कर दो, एक्स माइनस 3 34 प्लस 2 यानी 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 260। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, फिर सॉल्व कर देना, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने रफली बता दिया और इसको आप एज अ होमवर्क करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि मैं ये जो कराना चाहता था ये पेपर में आया हुआ है, केस बेस पे आता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका एक 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, सर्कल चैप्टर का। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है एक सर्कुलर पार्क है, देयर इज़ अ सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर है 65 मीटर का, शोन इन द फ्लोइंग फिगर, इसमें दिखाया गया है। अभी इसके थ्रू भी समझेंगे। व्हेन ए बी इज़ अ डायमीटर, सॉरी वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर एंड एंट्री गेट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द पॉइंट पी। तो इसमें जो पॉइंट पी दिख रहा है इसमें एक एंट्री गेट बनाया जा रहा है यहाँ से, एक ये पार्क हो गया, इसमें पी पॉइंट एंट्री गेट है और ए बी डायमीटर बन रहा है on the boundary of the park such that the distance of P from A is 35 meter more than the distance from P from B। तो P से B का जितना डिस्टेंस है उससे P A का डिस्टेंस 35 मीटर ज़्यादा है। तो डिस्टेंस मतलब तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करके देना है कि P से A का कितना है और B का कितना है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा शेप में अगर ध्यान से समझे, देखो तो इसका जो डायमीटर था हमें कितना दे रखा था 65 मीटर। तो ये तो बच्चा जानता है कि अगर डायमीटर 65 है तो रेडियस इसका हाफ होगा, तो 65/2 इसका रेडियस लिख लेगा। ठीक है, अब इस पे तुम्हारी मर्जी है, इसको या तो डेसिमल कर लो या तो यही लेके चल लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो इसका अगर मैं आर लिखा लूँ, ये दोनों रेडियस है, तो आर हमारा यहाँ पर आएगा 65/2 मीटर, ये हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जितना पी से ए का जो डिस्टेंस है, यानी पी से बी का जितना डिस्टेंस है उसमें 35 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा है पी से ए पे। तो यानी अगर आप पी से बी जा रहे हो तो आपको अगर यहाँ पर x मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, मान लो इसका डिस्टेंस मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, तो p से a का डिस्टेंस जो होगा इससे 35 मीटर ज़्यादा होगा, तो x प्लस 35 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा हमारा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब वैसे देखा जाए तो इसमें रेडियस की हमारी नीड नहीं पड़ेगी, मैंने खामा इसको लिख दिया, सीधा हम इसमें डायमीटर ही लिख लेंगे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये डायमीटर है, जो कि कितना दे रहेगा 65 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो देख के पता चल रहा है इधर कहीं ना कहीं हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये चीज़, रेडियस इन अ सेमी सर्कल, ये आपने एक बार पढ़ा होगा 9th क्लास में, लास्ट एक्सरसाइज से पहले। तो ये यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डायमीटर से, क्योंकि ए भी एक डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है इसमें, जब भी आप डायमीटर से सर्कल पे कोई भी लाइन एक्सटेंड करके एंगल बन ड्रॉ करोगे वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस थ्योरी का मतलब ये है। तो अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर हमें ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह शो हो रहा है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे इसको लिख के करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ नहीं दी हुई है पहले गिवन लिख लेते हैं। चलो, गिवन हमारे पास है ए बी की लेंथ, ठीक है, जो कि है 65 मीटर। ठीक, दूसरा हम यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या,
पी बी का डिस्टेंस x मीटर, लेट हो गया। सो अगर पी बी है तो क्वेश्चन के हिसाब से पी ए इससे 35 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना मिल गया। अब हम ये जानते हैं कि अगर डायमीटर से एंगल सब्सटेंड हो रहा है सर्कल पे तो वो 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न बगल में लिख देंगे, बिकॉज रेडियस इन अ सेमी सर्कल। बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना हमें। ठीक है, सेमी सर्कल, बस खत्म। तो ये मिल गया। अब इतना जब हमारे पास आ रहा है तो हम ये समझ सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल होगा ए पी बी जो है वो क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें P पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, सो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा ए बी होता है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब ए बी हमारे पास था क्वेश्चन के मुताबिक 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 स्क्वायर। ठीक, सो हम यहाँ पे पी ए की वैल्यू डाल देंगे जो कि है x प्लस 35 स्क्वायर प्लस पी बी की वैल्यू होगी x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो 65 का करना है तो सिंपल क्या करोगे, लास्ट में 25, 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 6 इंटू 7 42 आ जाएगा। इसमें होल स्क्वायर लगेगा तो x स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर वही चीज़, पीछे 25, 3 का नेक्स्ट होता है 4, तो 3 4 से 12 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 70x प्लस x स्क्वायर। अब देखो 4225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225, ये आ गया। अब अगला, अगर इसको हम अपनी साइड ही रखें यानी इसकी साइड चेंज ना करें, इस वैल्यू को अगर दूसरी साइड भेज दिया जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो माइनस 3000, ये आ गया। अब सब में देखोगे 2 कॉमन है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 ये बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1500 है, और उनको अगर माइनस करा जाए यानी उनका डिफरेंस लिया जाए तो 35 है। तो इसका एग्जांपल है हमारा 60 माइनस 25। ठीक है, इनको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 1500 ही मिलेगा, और इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको 35 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लिखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 25x, ठीक है, माइनस 1500 ये बचेगा। अब इन दोनों में x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 60, देखोगे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का सिंबल अलग है, तो पीछे से माइनस कॉमन लूँगा और 25 भी कॉमन लिया जाएगा। तो अगर हम 25 भी कॉमन ले लेते तो यहाँ पे x प्लस 60 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 60 को अगर हम कॉमन ले लें दोनों में तो हमें मिलेगा x प्लस 60, एंड यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 25, तो x माइनस 25। अब बस एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे एंड एक बार इसको रखेंगे।
तो हमें यहाँ पे एक बार x की वैल्यू मिलेगी -60 और एक x की वैल्यू मिल रही है +25। अब देखा जाए तो यहाँ पे पूरी बात जो रही है मेजरमेंट में चल रही है। मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम नेगेटिव वैल्यू को लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी 25 आ रही है, तो जो पी की वैल्यू थी वो हमने x माना हुआ था, ये रहा पी की वैल्यू x माना हुआ था और पी की वैल्यू x + 35 था। तो पी जो है हमारा x यानी x था यानी 25 मीटर आ जाएगा, और पी जो था वो था x + 35। तो हम यहाँ पर 25 में 35 जोड़ देंगे, तो उससे हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 60 मीटर का, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस पूछा था वो हमने इसमें निकाल दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि एक फ़्लाइट है, उसको 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। जो एयरक्राफ्ट की नॉर्मल स्पीड होती थी बैड वेदर के चक्कर में उसको अपनी नॉर्मल स्पीड से कम पे चलना पड़ा, तो इसकी जो एवरेज स्पीड थी रिड्यूस कर दी गई 100 किलोमीटर पर आवर से। सपोज़ कर लो 500 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार थी, तो बैड वेदर के चक्कर में 100 किलोमीटर पर आवर उसकी रिड्यूस जब करी गई तो फ्लाइट की जो स्पीड थी वो 400 किलोमीटर पर आवर की बची, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हूँ। सो बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज़ इंक्रीज बाय 30 मिनट। अब कॉमन सी बात है, अगर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आप अगर स्पीड को कम कर दोगे तो आपको उसको कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड बतानी है फ़्लाइट की, ठीक है, कितना वो एक्चुअली लेता है डिस्टेंस कवर करने में। तो देखो, तो ओरिजिनल स्पीड को लेट कर लेंगे, लेट दी ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। ड्यूरेशन निकालना है लेकिन हम स्पीड का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पीड नहीं पता है, और स्पीड मिल जाएगा तो टाइम मिल जाएगा। सो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फ्लाइट, जो कि हम मान रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। सो इस हिसाब में अगर न्यू स्पीड निकाली जाए उसकी, जो स्पीड रिड्यूस करके आई थी, सो न्यू स्पीड, ठीक है, द न्यू स्पीड ऑफ द फ्लाइट अगर तुम निकालते हो तो वो क्या होगा, x - 100, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन किस में हमें मिल रहा है, टाइम में मिल रहा है, तो हम दोनों स्पीड के हिसाब से टाइम निकाल लेते हैं क्या आएगा। अब ये फॉर्मूला तो हर किसी ने पढ़ा होगा कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टाइम का निकालना चाहें तो टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम इसी बेस पे दोनों में स्पीड निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें टाइम विथ टाइम टेकन बाय फ्लाइट एट, पहले ओरिजिनल स्पीड क्या थी उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो इस पर निकाले अगर, तो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 2800 का और स्पीड इसकी x हमने लिया, तो ये टाइमिंग हो जाएगी आवर। फिर न्यू टाइमिंग अगर हम यहाँ पे निकालें, न्यू टाइमिंग क्या लिख लेगी, स्पीड इसकी ये डिस्टेंस ये है, स्पीड न्यू जो है इसका x - 100 km/h है, तो ये हमारा न्यू टाइम आ जाएगा आवर, ठीक। अब देखो दोनों में फ़र्क कितने का आ रहा है, 30 मिनट्स का आ रहा है। अब हमने आवर्स में ले रखा है, तो मिनट को अगर हम आवर्स में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30/60 आवर्स, सीधा सीधा ये हमारा हाफ हो जाएगा, हाफ आवर आ जाएगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब स्पीड कम हुई है तो न्यू टाइमिंग जो होगी वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन हाई होगा। तो न्यू टाइमिंग का और ओरिजिनल टाइमिंग का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये कितना आना चाहिए, हाफ आवर का आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ आवर टाइम इंक्रीज़ हो गया था न्यू में, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हम क्या करेंगे,
ओरिजिनल ड्यूरेशन निकाल लेंगे। अब अगर यहाँ पे देखो तो 2800 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2800 कॉमन जब ले लिया जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/(x−100) माइनस 1/(x) ब्रैकेट ऑफ 1/2, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर दोनों का एलसीएम आप लोगे तो इधर x आएगा माइनस x। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना। बहुत और होता है एग्जाम टाइम में ध्यान नहीं रहता और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम सिंबल मिस्टेक कर देते हैं और सिंबल मिस्टेक फिर आगे चल के पूरी कैलकुलेशन ही ख़राब कर देता है, ठीक है। अब देखो 2800 हमारा ये बाहर रहा है, अंदर अगर देखोगे तो x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 100 आ जाएगा और नीचे हमारा x माइनस 100 ये रहेगा इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा यहाँ पे x ख़त्म हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2800 ब्रैकेट 100/x इंटू x माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज एंड हाफ। अब बस अगर क्योंकि देखो अब कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा, अगर ये 2800 यहाँ पे लिखा है और इधर कोई ऐसी वैल्यू होती जिससे कट सकता तो मैं डेफिनेटली इसको ट्रांसफ़र करता, बट कट नहीं रहा है तो इसको ये अपनी साइड ही रहने देंगे। इसको हम 100 से इंटू कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 284 टाइम्स 0, इसका मतलब 2,80,000 और नीचे वाले टर्म को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ब्रैकेट x माइनस 100/2 रहेगा। अब 2 को भी चलो अभी कर लेंगे, 2 को भी हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा फ्रैक्शन का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो 1 लग जाएगा 5,60,000 आ जाएगा और इधर हमें मिलेगा x² माइनस 100x। अब इसको अगर मैं दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी x² माइनस 100x माइनस 5,60,000 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा आ चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका फैक्टर करके निकालना पड़ेगा क्या निकल सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या फैक्टर आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5,60,000, नेगेटिव है तो हमें ऐसे दो नंबर चेक करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 100 मिले और मल्टीप्लाई करने पे मिले। तो पीछे अगर देखोगे तो 4 0 है, तो यानी हम 100 टर्म्स में लिख सकते हैं। और 56 देखा जाए तो 7 और 8 का प्रोडक्ट है, तो मैं 800 और 700 ले सकता हूँ। तो देखा जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5,60,000 मिलेगा और दोनों का डिफरेंस लेने पे 100 भी मिल रहा है और आंसर नेगेटिव है तो ग्रेटर नेगेटिव एंड स्मॉलर पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर आएगा वो आएगा 800x प्लस 700x माइनस 5,60,000, ये आ गया। अब दोनों में x अगर आप कॉमन लोगे तो x माइनस 800 बचेगा और इधर से अगर आप 700 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर x माइनस 800 इधर भी बच जाएगा, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो दोनों में x माइनस 800 कॉमन है, तो इसको हम दोबारा कॉमन अगर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा x प्लस 700 बचेगा, ठीक है। अब बस x की दो वैल्यू निकाल लो, एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 700 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिल रही है 800 और यहाँ से x की एक वैल्यू मिल रही है माइनस 700 और हम ये जानते हैं यहाँ पे स्पीड की बात चल रही है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो x अगर 800 आ रहा है, देयरफॉर जो स्पीड होगा हमारा स्पीड ऑफ द फ्लाइट जो है ये हमारी यहाँ पे निकल गई 800 km/h, ठीक है, km/h। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ड्यूरेशन पूछा है। अब देखा जाता है टाइम का अभी फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैंस दी ओरिजिनल ड्यूरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन ने ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा था, ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस था 2800, हमारा ये आया 800, ठीक है। तो 2800 का यहाँ पर डिस्टेंस था और ओरिजिनल स्पीड जो है हमारी 800 की आ रही है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 4 से अगर कटेंगे 4 2 4 7, तो 7/2 आ रहा है,
सीधा सीधा अगर हम इसका डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन बना लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 3.5 आवर इसको लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। अब देखो ये फ़्लाइट वाला मैंने समझाया, बट फ़्लाइट को तुम ट्रेन से कंपेयर मतलब ट्रेन से रिप्लेस कर दोगे तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ़्लाइट और ट्रेन एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, इसको भी करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी आपको अगर वीडियो लग रही होगी तो आप पॉज करके या फिर आप ब्रेक लेके बाद में इसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, मोटर बोट की, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला केस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो मोटर बोट है उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर की है स्टिल वाटर में, ठीक। एक मिनट, हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then return the downstream in the same spot. So find the stream. तो यहाँ पर हमारे पास बोट की स्पीड गिवन है जो कि कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। फिर टाइम में कंपैरिजन ये हो रहा है कि जब बोट अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा लेता है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 24 है। यानी अगर मान लो बोट है यूँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप स्ट्रीम इधर हो गया, अप हो गया, या डाउन हो गया। अब पानी का लहर जो होगा मतलब पानी का जो बहाव होगा ऊपर से नीचे के साइड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि अगर बोट हमारी जो है वो अगर अप स्ट्रीम जा रही है तो अप स्ट्रीम के केस में उसको 1 आवर ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द डाउन स्ट्रीम, ठीक। तो सिंपल है, देखो पानी ऊपर से नीचे बह रहा है और बोट अगर ऊपर जाएगी तो पानी का जो बहाव होगा वो बोट को आगे मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा, जिसकी वजह से बोट की रफ्तार कम होगी। अब बोट जब डाउन स्ट्रीम आएगी तो पानी का बहाव बोट के साथ होगा, इसका मतलब बोट की स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब डाउन स्ट्रीम में बोट पानी के फ्लो के साथ हो जाएगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब सिंपल होगा विथ फ्लो, और अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा अगेंस्ट द फ्लो, क्योंकि पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहा है। तो उस केस में स्पीड कम होनी है। आपने खुद भी फील करा होगा जब कभी कदार आंधी आती है या तेज़ हवा चल रही होती है और उसमें आप चलते हो तो हवा के डायरेक्शन में चलते हो तो आपको चलने में आसानी लगती है, ऐसा लगता है कि स्पीड थोड़ी बढ़ रही है। और जब आप हवा के अगेंस्ट चलते हो तो आपको खुद एहसास होता है कि आपको कोई चीज़ रोक रही है। तो वही चीज़ पानी में भी होता है। तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है यानी पानी की स्पीड निकालनी है हमें यहाँ पर, तो हम इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइमिंग में कंपेयर है तो हमें सारा आंसर टाइम में चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, प्रॉपर स्पीड निकाल लेते हैं बोट की। लेट हमने ये कर लिया और गिवन यहाँ पर है स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम अगर जा रहे हो आप, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, और अप स्ट्रीम जब जा रहे हो तो बोट की स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा पानी की स्पीड का, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर निकालो आप तो उसमें सिंपल क्या होगा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब वही स्पीड ऑफ बोट अगर आप अप स्ट्रीम में निकालते हो, जब अप स्ट्रीम का केस है उसमें निकाल रहे हो अगर, तो उसमें दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 18 - x km पर आवर, ठीक है। अब इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों की टाइमिंग पता करनी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्वेश्चन ने दे रखा है 24 किलोमीटर का है और स्पीड हम दोनों की निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन अप पहले डाउन निकाल लेते हैं, इन डाउन स्ट्रीम अगर निकालते हो तो यहाँ पर आपका आएगा डिस्टेंस है हमारे पास 24 किलोमीटर का, और टाइमिंग मतलब स्पीड जो थी वो है यहाँ पर 18 + x,
तो ये टाइम आ गया। फिर दूसरा टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम। तो इस डिस्टेंस है 24 किलोमीटर एंड स्पीड होगा 18 माइनस एक्स। तो ये आ गया, टाइमिंग मिल गई हमें दोनों केस की। ठीक है, मैंने आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा लेंथी के लिए ले लिया, टाइम थोड़ा लगेगा, कोई नहीं, इसको हम ख़त्म करके ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, अब देखो टाइमिंग आ चुकी है और दोनों की टाइमिंग में जो डिफरेंस है वो कितने आवर का है, 1। अब कॉमन सी बात है, जब स्पीड आपकी ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो उस समय आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे जो टाइम होगा वो कम होगा, और अप स्ट्रीम आ रहे हो तो आपकी स्पीड कम है, यानी टाइमिंग यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो, इसकी टाइमिंग ज़्यादा होगी, इसकी टाइमिंग कम होगी। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 आवर का है। ठीक है, पिछले वाले में मिनट था इसलिए हमें उसको आवर करना पड़ा था, इसमें ऑलरेडी आवर है तो इशू नहीं होगा। यहाँ पे आ गया। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए क्या करना, 24 इसमें कॉमन ले लेना। तो 24 मैं बाहर अगर कॉमन ले लूँ तो दोनों के ऊपर 1 बचेगा, 18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इधर कुछ कटने लायक नहीं है, नहीं तो मैं 24 को ट्रांसफ़र करता, इसीलिए इसको जिस जगह पे है उसी जगह पे हम रहने देंगे। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो इस बात का ध्यान रखना, बीच में माइनस है, इसलिए ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज होंगे। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो उतना इशू नहीं होगा। 18 माइनस एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो 18 नेगेटिव हो जाएगा और एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट लेके कर लेना अगर कन्फ्यूजन लगे आपको तो यहाँ पर हमें नीचे इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा इक्वल्स टू 1। बस अब इसको सॉल्व करते चलो, आंसर आ जाएगा। 18 ख़त्म, तो यहाँ पे मिलेगा 2x अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर मिल जाएगा हमें 48x, और ये नीचे वाली टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 18 का स्क्वायर होगा, और 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे ताकि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 48x अपनी जगह है तो पॉजिटिव रहेगा, 324 ट्रांसफर होगा तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका फैक्टर करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि -34 मल्टीप्लाई होकर ऐसे कौन से दो नंबर आएंगे और जिनको माइनस करने पे हमें 48 मिले। तो सिंपल है, 324 का प्राइम फैक्टर अगर आप करते हो तो 2 से जाएगा, 16281, और 81 अगर देखा जाए तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका पेयर बनाना चाहें तो एक काम करते हैं, 3 को 3 टाइम्स इंटू करोगे तो 27 आएगा, और 27 को अगर 2 से इंटू करते हो तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और एक 2 और ये 3 को इंटू करोगे तो 6 आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें 48 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर डेफिनेटली 324 आएगा। तो दो नंबर हमें जो मिलते हैं वो 54 और 6 मिल रहे हैं। आंसर पॉजिटिव चाहिए तो ग्रेटर पॉजिटिव, स्मॉलर नेगेटिव रख देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें x अगर कॉमन लोगे तो x प्लस 54 बचेगा, सेकेंड और फोर्थ का सिंबल अलग है तो माइनस कॉमन लो, यहाँ से साथ में 6 भी लेंगे तो x प्लस 54 यहाँ पे भी हमें मिलेगा। अब बस यहाँ पर x प्लस 54 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से हम सॉल्व करें तो एक x की वैल्यू आएगी 54 माइनस की, और एक x की वैल्यू आएगी प्लस की 6। अब क्योंकि स्पीड चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। इसका मतलब जो स्पीड है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हम आगे कर रहे हैं, तो जो स्पीड है स्ट्रीम की, हैज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पिक करे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसको मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में ख़त्म करवा के
मतलब ख़त्म ही करेंगे इसको आज। 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बस, अब इसको कर लेते हैं। देन देखो 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर देखोगे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स का सम यानी जो 2x की वैल्यू आती है तुम उसको अल्फ़ा बीटा मान लो, तो उनका सम लेने पे अगर ये आ रहा है, इज़ दिस मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इनके रूट्स जो रूट्स हैं उनके प्रोडक्ट से 13/21 ज़्यादा है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक तरह से ना मिक्सचर है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 का। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, KY² है ये, ठीक है, नीचे 2 नहीं है ऊपर स्क्वायर है, -11y प्लस K-23 इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, रूट्स में बात हो रहा है तो रूट्स को लेट कर लेते हैं। ठीक, एक्स वाई नहीं मानेंगे, सिंपल इसको लेट कर लेंगे, लेट दी 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लेट कर लेते हैं, एक को अल्फ़ा एंड एक को बीटा मान लिया। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें यहाँ पे, या ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इनके प्रोडक्ट से यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के प्रोडक्ट से 13/21 ज़्यादा है, तो यही कह रहा है। ठीक है, देखो द सम ऑफ इट्स रूट इज़ 3/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर इसको कंपेयर करा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू होती है k, b की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारी -11 और c की वैल्यू यहाँ से निकलता है k-23, 3 वैल्यू मिल रही है। और हम ये जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये -b/a के बराबर होता है एंड प्रोडक्ट जो होता है ये c/a के बराबर होता है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देन सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -11 है, तो बाहर माइनस है, थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ताकि स्पेस बात के लिए रहे हमारे पास। तो एक काम करते हैं, वेट, इस पूरी वैल्यू को ना इधर लिखते हैं क्योंकि स्पेस रहेगा तो सही से लिख पाएंगे। सम ऑफ ऑल ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस प्लस 13/21, ठीक है, यही वैल्यू थी। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 माइनस b/c के बराबर होता है, a के बराबर होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a के बराबर होता है, तो प्लस 13/21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू यहाँ पर हमारी जो मिली है -11 मिला है, तो बाहर भी माइनस है और एक -11 ये हो जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर k है एंड c जो है k-23 के बराबर है एंड a k है, प्लस 13/21 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व अगर करें तो माइनस से माइनस हट जाएगा यानी ये 11 बचेगा, 11/k इक्वल्स टू k-23। ठीक है, साथ ही में एक काम करते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। तो k वाली टर्म को अगर दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, k-23/k इक्वल्स टू 13/21 ये आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 11 हो जाएगा, और ये जो माइनस होता है याद रखना ये पूरी वैल्यू के लिए होता है, तो ये अंदर इंटू होगा जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो -k प्लस 23 हो जाएगा, ये नीचे आएगा k इक्वल्स टू 13/21। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 11 प्लस 23 तो हमें यहाँ पे मिलेगा 34 माइनस k/k इक्वल्स टू 13/21 ये मिलेगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 से माइनस के, और इधर k मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से, तो ये मिल जाएगा। अब अगर हम इसको इंटू करें यहाँ पर
तो 21 इंटू 34 सॉरी, यहाँ पे हमें मिलेगा 714 माइनस 21K इक्वल्स टू 13K, ये मिल गया। बस अब 21 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र अगर हम कर दें तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी 13K प्लस 21K। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है 34K। अब K की वैल्यू निकालने के लिए बस क्या करो, 714 को डिवाइड कर दो 34 से, ठीक है। अब 714 को अगर आप 34 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 21, ठीक है। इसको 2 से काट लेना, शॉर्ट करते करते आपका आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे K की वैल्यू हमारी 21 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी। अब लास्ट बचा है, इसको हम करके वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। यानी अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है ये होती है हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और नीचे हो गया बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बेस की यहाँ पे बात है नहीं, तो हम परपेंडिकुलर बेस ना लिखे एक चीज़ करेंगे, एक साइड को शॉर्टर मान लेते हैं और एक को लॉन्गर। तो इस साइड को मैंने मान लो शॉर्टर मान लिया, ठीक है, और इस वाले को लॉन्गर मान लिया। और हाइपोटेनस सब में सबसे ग्रेटर सबसे लंबी होती है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे अगर देखो तो क्वेश्चन का कहना ये है कि जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो शॉर्टर साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एंड इफ़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ये वाली बचेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेसर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। यानी शॉर्टर का अगर दुगना कर दिया जाए, उसमें 6 माइनस कर दिया जाए, तो ये जो थर्ड साइड है इसकी भी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखो करोगे कैसे, दोनों चीज़ देखा जाए तो हाइपोटेनस हो या थर्ड साइड हो, ये दोनों शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम शॉर्टर साइड की लेंथ लेट कर लेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, इसको हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं x मान लिया, सो जो हमारा हाइपोटेनस होगा, द हाइपोटेनस जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस लिख लेगा वो इससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 6 ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट को हमने x माना तो हाइपोटेनस होगा x प्लस 6। और थर्ड साइड कह रहा था इसके थ्राइस, सॉरी मैंने पिछली बार शायद ट्वाइस बोल दिया था, तो थ्राइस कह रहा है। थ्राइस का मतलब है इसका 3 टाइम्स, इससे 6 कम है। सो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी लिख लिया हमने। थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड की जो लेंथ लिख लेगी हमारी यहाँ पर 3x माइनस 6 ये आएगा सेंटीमीटर। तो तीनों मेजरमेंट आ गई, शॉर्टेस्ट, हाइपोटेनस एंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस लगना सिंपल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इसमें हमारा क्या है, x प्लस 6 है। इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ, x प्लस 6 इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट है x एंड द थर्ड साइड है 3x माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल देना। x की अगर दो वैल्यू आए, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, तो नेगेटिव को नॉट पॉसिबल कर दोगे और पॉजिटिव वैल्यू को ही पिक करके अब यहाँ पर इसके डायमेंशंस निकाल लोगे। x की जो भी वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी, 6 जोड़ते ही हाइपोटेनस आ गया, ट्राइस करके 6 माइनस करते ही आपका इसमें थर्ड साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंपल है, इतने हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसमें ये आराम से हो जाएगा। तो ट्राई करना, अगर हो जाए ठीक है, अगर नहीं हो तो आप इसको कमेंट में डाल देना, इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूँगा। तो 2 क्वेश्चन मैं एज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो से
सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं उसके थ्योरीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन उसका एक जो पूरा एक्सरसाइज है उसको एक सिंगल वीडियो में हम ख़त्म करेंगे, ठीक है।